जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का कंप्यूटर स्टडी के इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम संसद जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के विभिन्न आयामों पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपके सामने 2 पार्ट पेश किए हैं, जिनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बता चुका हूँ मैं। आज जो 3rd पार्ट है उस पर हम बात करेंगे संसद में किस प्रकार से विधि निर्माण होता है। तो आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, जिसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है देश के लिए विधि निर्माण करना, देश के लिए कानून बनाना। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ये पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या है। जब हम बात करते हैं बिल को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बारे में, तो हमारे सामने टॉपिक आता है। पब्लिक बिल वो होता है जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी रूलिंग पार्टी के जो मंत्री होते हैं, यदि वो किसी विषय पे कानून बनाना चाहते हैं, उनके द्वारा जो बिल लाया जाएगा उसे पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। दूसरा आता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल कौन लेके आता है? जो मंत्री नहीं होता, सिर्फ सांसद होता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का। कोई भी सांसद जब किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कोई विधेयक लेके आता है तो वह कहलाता है प्राइवेट बिल, ठीक है ना, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है। अब हम प्रस्तुत करने वालों के विषय में बात करते हैं। देखिए, सरकारी सदस्य होता है मंत्री, क्योंकि वह देश की सरकार के लिए काम करता है और इसलिए उसे महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता है। सरकारी सदस्य यानी मंत्री, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा आता है गैर सरकारी सदस्य, जिसको हम एमपी कह सकते हैं। एमपी जब कोई विधेयक लेके आता है तो वह गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक कहलाता है। पटवारी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि संसद का कौन सा सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाता है, इसलिए आपको मैं ये बात रिपीट करके बता रहा हूँ। गैर सरकारी सदस्य यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाता है, जो एमपी होता है, और सरकारी सदस्य जो मंत्री होता है। अब हम बात करते हैं बिल कितने प्रकार के होते हैं। बिल होते हैं 4 प्रकार के: साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जिसके विषय में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, इसका क्या महत्व है, इस विषय में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और धन विधेयक यानी मनी बिल, जिसके विषय में अनुच्छेद 110 में दिया गया है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 110 में डिटेल दी गई है धन विधेयक के। और वित्त विधेयक, इसकी डिटेल अनुच्छेद 117 में दी गई है। इन सभी के विषय में आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। उसके बाद में अगली प्रोसेस आती है विधि निर्माण से पहले हम 3 लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये 3 लिस्ट कौन सी है? सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, इसमें पहले 97 विषय थे और एट प्रेजेंट है 100, ठीक है। पहले और अब इसी प्रकार से आता है। दूसरी सूची आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे और इस समय कुल सब्जेक्ट यानी विषय है 61। तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में समवर्ती सूची में पहले विषय थे 47 और एट प्रेजेंट है 52, यानी इसमें बढ़ा दिए गए और यूनियन लिस्ट में बढ़ा दिए गए, राज्य सूची में घटा दिए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी सूची में सरकार ने विषयों की संख्या कम कर दी है, तो वह है राज्य सूची में पहले विषय थे 66 और अब 61 हो गए हैं। इन तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट यानी विषय दिए गए हैं, चाहे वो बैंक संबंधी है, वित्त विभाग संबंधी है, रक्षा मंत्रालय, इंपॉर्टेंट विषय, इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को है, यानी संसद। दूसरी बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट। ये हैं टोटल 61 विषय, जैसे आप बात कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पुलिस वगैरह वगैरह। इन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि अनुच्छेद, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, हालांकि डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि डिटेल में इन पे अलग अलग वीडियोज़ में समझाऊँ, मैं पूरी आपको एलाबोरेट करके बताऊँगा कि एक अनुच्छेद है 249 में राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि वह उसको जब लगे कि तात्कालिक परिस्थितियों में राज्य सूची में दिया गया कोई विषय इंपॉर्टेंट है तो वह उस पर कानून बना सकते हैं और उसके द्वारा बनाया गया कानून 1 साल तक जारी रहता है। आपको यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 245 से लेकर 252 में डिटेल दी गई है कि यूनियन लिस्ट के अलावा राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पे केंद्र सरकार कब कब कानून बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। इसी के साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी है कि जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची एवं संसद केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन विवाद होने पर केंद्र सरकार का बनाया कानून ही मान्य होगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, एक है अवशिष्ट विषयों की सूची। अवशिष्ट विषय जिसको बोलते हैं अपन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी जो तीनों लिस्ट में नहीं है वो इसमें आते हैं। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, केंद्र सरकार को है। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, यहाँ याद रखना है अनुच्छेद 246 का पार्ट 3। 246 के पार्ट 3 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले विषय को हम समझते हैं। उसमें आता है, अभी मैंने आपको पब्लिक बिल के बारे में बताया और प्राइवेट बिल के बारे में बताया। मान लीजिए पब्लिक बिल कोई मंत्री लेके आता है तो उसे कितने दिन पहले सूचना सदन को देनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है 7 दिन पहले। यदि कोई मंत्री पब्लिक बिल सदन में लाना चाहता तो सदन को उसे 7 दिन पहले सूचना देनी होगी, और यदि कोई गैर सरकारी सदस्य प्राइवेट बिल लाना चाहता है तो उसे कम से कम 30 दिन पहले सदन को सूचना देनी होगी। ये आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विधि निर्माण संबंधी 3 प्रोसेस। देखिए पहले आता है फर्स्ट रीडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम वाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाचन में क्या होता है, जैसे ही प्रस्तावक जो बिल लाना चाहता है उसको प्रस्ताव कहते हैं, वह कोई प्रस्ताव लेके आता है किसी भी सदन में, यानी साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जैसे ही कोई प्रस्ताव बिल लेके आता है किसी भी सदन में प्रस्तुत करता है तो उस सदन में उसके विषय में प्रथम वाचन के अंदर क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन यानी उसमें उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, तो थोड़ी समरी बताई जाती है कि किस विषय में कानून बनाना जाता है। ऐसी क्या बात होगी कि उसको कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। मान लीजिए यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि कोई सदस्य कहता है कि भाई इसमें जो बिल पेश लाया गया है ये संसद की विधायी शक्ति के खिलाफ है, अगर कोई विरोध करता है तो उस समय आपको याद रखना है कि उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वह दोनों सदस्यों को, प्रस्तुत करने वाले को और विरोध करने वाले को भाषण करने के लिए आज्ञा देता है, यानी दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। प्रस्तावक उसने क्यों प्रस्तुत किया, उसमें अच्छी बात क्या है, विरोधी क्यों विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार दोनों को ये ऑर्डर कौन जारी करता है, पीठासीन अधिकारी। लेकिन साथियों आपको यहाँ पे एक बात कौन सी याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि पीठासीन अधिकारी कौन है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा जब उस बिल की 2 प्रतियां
दो प्रतियां उस सदन के महासचिव को भी देनी होती हैं। दोनों सदन के एक महासचिव होते हैं। महासचिव पर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि महासचिव कौन होता है। तो उस बिल की दो प्रतियां महासचिव को देनी होती हैं। इसके साथ साथ एक और भी आता है, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे कई बार क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी का भी नाम आता है। क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वाचन यानी प्रथम जो वाचन होता है उसमें ज़रूरत पड़ने पर कौन सी समिति का निर्माण किया जाता है, तो है स्टैंडिंग कमेटी। इस प्रकार से फर्स्ट वाचन में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, विरोध होने पर प्रस्तुतकर्ता और विरोधी को के सामने रखा जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद में यह जाता है सेकंड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग यानी जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिल को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें विचार होता है। विचार यानी उस बिल के अलग अलग जितने भी क्लॉजेज है सब पे कंसिडरेशन किया जाता है। क्रिटिसाइज, आलोचना, समालोचना सब यहाँ पे होते हैं। विचार करने के लिए यहाँ पे एक प्रवर समिति होती है। सदन विचार करने और उस बिल की वास्तविकता को बाहर लाने के लिए प्रवर समिति को सौंप देते हैं, जैसे सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं। सेलेक्ट कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो उसी सदन के सदस्य होते हैं और उसका जो सभापति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। और बाई चांस लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर उसका सदस्य है तो ऑटोमेटिक उसका सभापति बन जाता है। समिति उस पर विचार करती है, उस बिल के अलग अलग क्लॉजेज पे विचार करती है, आलोचना समालोचना होती है। सारे सदस्य, इसके अलावा समिति चाहे तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से भी राय लेती हैं। टोटल जब उस पर सभी सदस्य उसको पास कर देते हैं और पास होने के बाद में सभी सदस्य उस पर साइन करते हैं प्रवर समिति के, और उसके बाद में उसे क्या है सदन में रखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर जॉइंट कमेटी का भी निर्माण किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, जॉइंट कमेटी का निर्माण भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सदस्य होते हैं वो दोनों सदनों के होते हैं। अब हम बात करते हैं, जब फर्स्ट सदन से ये पारित हो जाता है तो उसके बाद में जो प्रस्तुत करता है, जब प्रवर समिति उस पर साइन करके सदन के सामने उसको रख देती है, तो रखने के बाद में जो प्रस्तुत करता है उसके सामने 3 ऑप्शन है, यानी उसे और अधिकार है। वो क्या अधिकार है? प्रथम अधिकार ये है कि वह कह सकता है, इसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है, कि सदन में मेरे इस बिल पे दोबारा विचार किया जाए। वह चाहे तो विशेषज्ञ की राय भी लेने के लिए कह सकता है। कौन? प्रस्तुतकर्ता प्रवर समिति के द्वारा फाइनल करने के बाद भी ये बातें कह सकता है। तीसरा आता है जनसुमारी, जन राय, यानी वह कह सकता है किसी जनता की राय लेने के लिए जनता के सामने रखा जाए। तो इस प्रकार से 3 अधिकार होते हैं प्रस्तुतकर्ता के सामने। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कैसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद में निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है प्रस्तुतकर्ता, विशेषज्ञ राय लेने के लिए कह सकता है, जन राय के लिए। जनता की राय सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड मैटर में ही ली जाती है, हर एक बिल में नहीं ली जाती। अब आता है कि सेकंड रीडिंग यानी द्वितीय वाचन द्वारा जब इसे पारित कर दिया जाता है तब इसे भेजा जाता है कौन से? थर्ड रीडिंग में। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सेकंड रीडिंग ही होती है। सेकंड रीडिंग में एक बात बताना और मैं आपको भूल गया कि जहाँ इस पे पुनर्विचार होता है, जहाँ इस पे अलग अलग क्लॉजेज पे गहराई से सोचा जाता है, आलोचना समालोचना होती है, तो वहीं पर उसमें ज़रूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जाता है सेकंड रीडिंग में। याद रखना, ये उसमें पुनर्विचार और संशोधन 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लागू होते हैं सेकंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में सिर्फ वोटिंग होती है, ठीक है, यानी मतदान किया जाता है। और इस प्रकार से एक सदन द्वारा पारित होने के बाद में ये दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। दूसरे सदन में अब यहाँ पे क्या उनको अधिकार मिल जाता है? देखिए, एक सदन ने पारित कर दिया, मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया, तो वह अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, वहाँ पर भी यही वाचन होगा, और लेकिन उसको लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में एक अधिकार मिल जाता है। क्या? राज्यसभा चाहे या लोकसभा, दोनों में से कोई भी सदन, एक सदन द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन को क्या अधिकार हो जाता है? वह उसे
सहमत भी हो सकता है, सहमत है तो वो पारित कर देगा, वह उससे असहमत हो सकता है। असहमत होने पर क्या होता है, असहमत होने पर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और वह चाहे तो उसे खारिज कर सकता है। सहमत होने पर स्वाभाविक है कि बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास जाएगा। असहमत होने पर क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के मध्य जो विवाद पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इसी में अनुच्छेद 118 कहता है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार यह होता है असहमति का टॉपिक। खारिज, बात हम खारिज की करते हैं तो यहाँ आपको याद रखनी है कि मान लीजिए लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया, राज्यसभा के पास भेज दिया, उस राज्यसभा अगर उसे खारिज कर देती है तो विधेयक क्या है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया, लोकसभा के पास जाता है और बाई चांस लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक खारिज नहीं होता, नई लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा उसे भंग कर देती है तो वह खारिज हो जाता है। ये था खारिज से संबंधित टॉपिक। देखिए, मैंने अभी आपको बातें बताई है कि किस प्रकार से विधि निर्माण होता है। विधि निर्माण की जब हम बात करते हैं तो ये बातें सारी साधारण विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इन पे अलग अलग वीडियोज़ में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इनसे आईएएस से लेकर एलडीसी या एसएससी बैंक तक की सभी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी एक प्रश्न आया था पटवारी की परीक्षा में कि संसद का कौन सा सदस्य निम्न में से क्या है, कौन सा सदस्य गैर सरकारी सदस्य है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न जनरेट होते हैं। हालांकि प्रश्न बॉक्स भी बन सकते हैं, प्रश्न अप्रॉक्स भी बन सकते हैं। जब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास, दोनों सदन ने उसे पारित कर दिया, दोनों सदनों द्वारा वह पारित हो गया, तो लास्ट में वह कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिलने पर ही वह विधेयक बनता है, तब तक नहीं। अब यहाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद आपको याद रखना है 111 के तहत उसमें सहमति देता है, लेकिन उसे यहाँ अधिकार है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, वह सहमति दे सकता है। लेकिन यदि विधेयक की किसी बात से वो असहमत है तो पुनर्विचार के लिए वह वापस भेज सकता है। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, और दोनों ही विधेयकों में ज्वाइंट सेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं बात, राष्ट्रपति चाहिए तो उसे कुछ अपने पेंडिंग रख सकता है, पेंडिंग यानी निलंबन कर सकता है। जैसा कि 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो डाक विधेयक था उसको क्या है अपनी पॉकेट में डाल लिया था, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब राष्ट्रपति के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें उसकी सारे पावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वीटो वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार राष्ट्रपति सहमति भी दे सकता है, असहमत भी हो सकता है, और उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, राष्ट्रपति से सहमति दे देता है, तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। आपको मैंने विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिटेल में समझने हैं। संविधान संशोधन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम एक अलग सी वीडियोज़ में बनाऊँगा। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे बनते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन होता है, वहीं किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सहमति देता है, या फिर हम यूँ कहें कि जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्रासंगिक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राज्यसभा द्वारा बनाया गया कोई कानून कितने समय के लिए लागू होता है, तो याद रखना आपको ये 1 साल तक के लिए लागू रहता है। दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे आपके साथ बात की विधि निर्माण से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियोज़ में मैं आपके साथ संविधान संशोधन विधेयक 368 के विषय में विशद बात करूँगा। तब तक के लिए मेरे को अनुमति दें। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से जय हिंद।